हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हमने आप लोगों के लिए यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, सीपीओ और एमटीएस इन सभी एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो आपको डे बाय डे एवरी सब्जेक्ट की सीरीज़ जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फ़िज़िक्स के बारे में, जिसका टॉपिक हमारा ऊष्मा हीट के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें हमने 50 प्लस एमसीक्यू रखे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट, जो कि आपके लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना ब्रेक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? ऑप्शन ए चार्ल्स नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के शीतलन नियम, ऑप्शन सी ऊष्मा विनिमय के नियम, ऑप्शन डी ऊर्जा के संरक्षण के नियम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। जो तापगतिकी का प्रथम नियम है वो आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित मामला है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि तापगतिकी या ऊष्मागतिकी जो भी है उसका प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है, क्योंकि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि समष्टि अथवा किसी व्यक्ति निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को गणितीय रूप में इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू। यहाँ पे जो आपका डेल्टा ई है ये आपका निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है, और जो आपका डेल्टा क्यू है वो आपका निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो डब्लू है आपका यहाँ पे डेल्टा डब्लू वो आपका निकाय द्वारा किया गया कार्य जो है डब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से रिलेटेड करता है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचन होती है, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया जिसमें ना तो ऊष्मा विमोचित होती है और ना ही अवशोषित होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचन होती है, इसके बारे में देखिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, सभी जानते हैं, और जिससे अभिकर्मक या विलयन गर्म हो जाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH बोलते हैं, या कॉस्टिक सोडा को जल में डालने पर ऊष्मा निकलती है या उत्पन्न होती है, ठीक है, जिससे इसका जलीय विलयन अभिक्रिया के दौरान गर्म हो जाता है। इसकी आप रिएक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि NaOH प्लस H2O। इसकी हमने अभिक्रिया करी तो यहाँ पे Na प्लस OH माइनस प्लस H2O प्लस हीट, यानी कि ऊर्जा निकल रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा को जल में डालने पर ऊष्मा निकलती है, ठीक है, जिससे इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचन होती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन ए अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, ऑप्शन सी प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, ऑप्शन डी सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। क्योंकि काले वस्त्रों की अपेक्षा जो श्वेत वस्त्र होते हैं वो शीतल इसलिए होते हैं क्योंकि श्वेत प्रकाश ऊष्मा को परावर्तित
कर देते हैं, और जबकि काले वस्त्र जो होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। यही कारण होता है कि श्वेत वस्त्र शीतल तथा काले वस्त्र गर्म होते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी चांदी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सीसा। इनमें से जो ऊष्मा का बुरा परिचालक होता है वो सीसा होता है, क्योंकि जो सीसा ऊष्मा और विद्युत दोनों का बुरा परिचालक यानी कि बैड कंडक्टर, ठीक है, होता है। और ये भी कह सकते हो कि इसकी पारदर्शिता के कारण यह विकिरण द्वारा गर्मी संचरित कर सकता है, जो प्रकाशिकी के नियमों का पालन करते हैं। तो राइट आंसर है आपका सीसा। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए ऊष्मा की अच्छी परावर्तक, ऑप्शन बी ऊष्मा की गैर अवशोषक, ऑप्शन सी ऊष्मा की अच्छी अवशोषक, ऑप्शन डी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक, क्योंकि पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब विकिरक ही होती है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा पर निर्भर करती है, उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन बी उनकी गुप्त ऊष्मा पर, ऑप्शन सी उनके अपने अपने तापमान पर, ऑप्शन डी ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की जो दिशा होगी वो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करेगी। आप कह सकते हो कि किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापांतर के कारण होता है, ठीक है ना। और ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। तो यही कारण है कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि वो अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की यूनिट यानी कि इकाई क्या है? ऑप्शन ए JS, ऑप्शन बी जूल-2, ऑप्शन सी जूल प्रति सेकंड, और थर्ड ऑप्शन आपका JS²। तो यहाँ आप कह सकते हो प्लांक नियतांक को हम सबसे पहले जानेंगे। प्लांक नियतांक को हम जो है H से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? H से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो SI पद्धति में इसका जो मान होता है, SI पद्धति वो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 या 34 जूल सेकंड होता है। और CGS पद्धति में इसका जो मान होता है वो होता है 6.26 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड होता है। ठीक है, कह सकते हो कि प्लांक नियतांक की इकाई जूल सेकंड होगी। राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए जूल सेकंड। कितना? जूल सेकंड। प्लांक नियतांक की यूनिट या इकाई क्या होगी? जूल सेकंड। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्लैंक के अचार में किसकी विमाएं होती हैं? प्लैंक के अचर है यहाँ पे, प्लैंक के अचर में किसकी विमाएं होती हैं? ऑप्शन ए है आपका रैखिक गति, ऑप्शन बी कोणीय गति, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कोणीय गति, क्योंकि प्लैंक के अचर में कोणीय गति की विमाएं होती हैं सबसे पहली बात तो। और आप कह सकते हो कि प्लैंक अचर ऊर्जा जो है ई, अचर ऊर्जा को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और आवृत्ति को वी से। तो इनमें संबंध जो है स्थापित करता है ये। आप कह सकते हो इसका फॉर्मूला जो होता है H बराबर E/V होता है। यहाँ पे H जो है प्लैंक अचर है, V क्या है? आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। V यहाँ पे आवृत्ति है। ठीक है, अब बात की जाए इसकी विमा की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊर्जा की विमा निकालेंगे, उसके बाद हम आवृत्ति की विमा निकालेंगे। तो इसकी विमा होती है mL2T-1। प्लैंक की जो विमा होती है mL2T-1 होती है। और यह विमाएं
रेखीय संवेग के आघूर्ण अर्थात कह सकते हो कोणीय संवेग की होती हैं। ये भी आप कह सकते हो कि प्लैंक अचर की विमाएं कोणीय गति की विमाएं होती हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका? कोणीय गति। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी केल्विन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है, और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। और जो ऊष्मा होती है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। और ऊष्मा का मापन हमेशा कैलोरी में, किस में? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, इन सब में किया जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए जूल। अगला क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ऑप्शन ए ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ऑप्शन बी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ऑप्शन सी ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ऑप्शन डी ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक श्वेत तथा चिकनी सतह हमेशा ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए अभिक्रिया के ताप पर, ऑप्शन बी उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, ऑप्शन डी चाहे अभिक्रिया स्थिति दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अभिक्रिया ऊष्मा अभिक्रिया के ताप पर अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक स्थिति तथा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर निर्भर करती है, और जबकि अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा उस स्थान पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है उस पर निर्भर नहीं करती है, और अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन डी असंजन। ठीक है। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? तो दो धातुओं का सोल्डरन असंजन किसके? दो धातुओं का सोल्डरन असंजन के गुण के कारण होता है, और जब दो धातुओं के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु पिघलती है, और जोड़ यानी कि जॉइंट के बीच कोशिकत्व के गुण के कारण संकरी, जो कि संकरी को बोलते हैं नैरो, तो संकरी जगह में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। दो धातुओं का सोल्डरन असंजन गुण के कारण होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी असंजन। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? ऑप्शन ए न्यून ऊष्मा चालकता, ऑप्शन बी न्यून वैद्युत चालकता, ऑप्शन सी अधिक विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन डी अधिक ऊष्मा चालकता। तो किसी धातु को पाचन सामग्री के लिए रूप में प्रयोग करने के लिए उसको विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अधिक विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी अधिक विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, ऑप्शन बी पानी को पाइपों के संकुचन के कारण, ऑप्शन सी उच्च वायुमंडल दाब के कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। ठीक है। तो भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है? तो आपको बता दूं कि ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है। ठीक है। और पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार होता है, और बंद पाइप में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण
पानी पाइप पर अत्यधिक दबाव डालता है तो इसका परिणाम यही होता है कि पाइप फट जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ऑप्शन ए 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको बता दूं कि ताज़े पानी का हिमांक बिंदु हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस है। आप कह सकते हो कि इस तापमान पर पानी बर्फ़ बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस। ताज़े पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल किस तापमान यानी कि फ़ारेनहाइट में, ठीक है, पर जमने लगता है? शुद्ध जल किस तापमान पर जमने लगता है फ़ारेनहाइट में? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 48 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं आपको बता दूं कि जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका सूत्र होता है, आपको पता हो कि F बराबर सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है F बराबर फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। इसकी सहायता से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित भी हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 32। शुद्ध जल जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमने लगता है। अगला क्वेश्चन है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? ऑप्शन ए शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ऑप्शन बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन सी पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। ऑप्शन डी भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है हमेशा। ठीक है, और जबकि ग्रीष्मकाल में भूगर्भीय जल की अपेक्षा वायुमंडल का जो तापमान होता है वो अधिक होता है और पानी हमेशा ठंडा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़ कर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डबल मिसप्रिंट हो गया है ये आपका। तो ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर, क्यों? कितने टेम्परेचर पर? तो डी पहला ऑप्शन है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और आपका अगला ऑप्शन है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो यहाँ बता दूँ कि ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है या 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तब झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह तो बर्फ़ में बदल जाती है, लेकिन नीचे की परतें जो होती हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में रहती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 किलोवाट घंटा का यूनिट है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी बल का, और ऑप्शन डी है आपका संवेग का। ठीक है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई होती है। सबसे पहली बात तो जो किलोवाट घंटा है वो हमारी ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी? ऊर्जा की। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? ऊर्जा। जब किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है तो ऊर्जा का ही यूनिट होगा ये। और अब यहाँ बात की जाए कि 1 किलोवाट घंटा में कितने मेगाजूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 मेगा जूल होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ऊर्जा का किलोवाट घंटा यूनिट है। अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, दोनों पैमानों पर
वही होता है ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी -40 डिग्री, ऑप्शन सी -34 डिग्री, ऑप्शन डी -140 डिग्री। ठीक है, यहाँ आप देखिए समझने वाली बात क्या है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने के जब बीच हम रूपांतरण करेंगे तो उसके सूत्र से हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। ठीक है, अब हमें यहाँ पता है कि C जो हमें -40 है। ठीक है, C अगर यहाँ पे हमारा -40 डिग्री हो तो हम यहाँ फॉर्मूले में जब पुट करेंगे इसको तो आपका ये हो जाएगा इक्वल 9/5 और इंटू -40। ठीक है, -40 प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 360/5। ठीक है, जब 5 से इसको काटेंगे तो सॉरी एलसीएम लेके इसको घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 160 माइनस 360/5 एलसीएम रहेगा इसका। जब माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आ जाएगा आपका, इसमें से घटाएंगे जब इसको तो 260। जब 5 का भाग करेंगे 260 में, सॉरी आपका यहाँ बचेगा ये 260, तो आपका 200 बचेगा यहाँ पे। 200 का जब भाग किया हमने 5 से, 200 में भाग किया 5 से तो कट जाएगा 40 बार। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस। अब कह सकते हो 40 डिग्री सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है ऊष्मीय मान को खाली जगह मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा? ठीक है, kN पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलोवाट पर सेकंड, किलो कैलोरी पर सेकंड। ठीक है, ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, तो आपको बता दूं किसी ईंधन या पदार्थ के पूरी तरह दहन होने में उत्पन्न हुई कुल ऊष्मा की मात्रा प्रति किलोग्राम पदार्थ मात्रा के रूप में प्रदर्शित करना ऊष्मीय मान कहलाता है। अतः इसका जो मात्रक हम होगा तो हम उसे कह सकते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है आपका इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, ऑप्शन बी इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, ऑप्शन सी इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, ऑप्शन डी यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। यही कारण होता है कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम तापमान कम से कम आपका 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। आप कह सकते हो कि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना ही चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचा लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी प्रतिशत, ऑप्शन डी अनुपात। ठीक है, अब यहाँ बता दूँ आपको कि किसी निश्चित एक निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता या उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और इसको प्रतिशत में व्यक्त भी किया जाता है। तो राइट आंसर का क्या होगा यहाँ पे? प्रतिशत, ऑप्शन सी। तो आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अधिचालकता, ऑप्शन बी जूल
यहाँ पे सॉरी जूल जूल नहीं है, जूल है, जूल। जूल केल्विन प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव, रुद्धोष्म विचुम्बकन। ठीक है, तो यहाँ पर रुद्धोष्म विचुम्बकन जो होता है वो विधि जो होती है वो परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण होती है और इस विधि के तहत ही कुछ विशिष्ट पदार्थों से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उनका तापमान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, रुद्धोष्म विचुम्बकन। ठीक है, इसी के कारण जो है न्यून तापमान पैदा करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किस सिद्धांत का? रुद्धोष्म विचुम्बकन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, ऑप्शन बी यह सभी, ऑप्शन सी विकिरणकारी सतह की प्रकृति, ऑप्शन डी विकिरणकारी सतह का क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन के शीतलन नियम, जो न्यूटन का शीतलन नियम होता है उसके अनुसार एक नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान के अंतर की कैसी होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, शीतन की दर हमेशा बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है थर्म किसका यूनिट है? ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी ऊष्मा का, ऑप्शन सी प्रकाश का, ऑप्शन डी दूरी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्म जो इसको हम रिप्रेजेंट जो थर्म को करते हैं इसका प्रतीक चिन्ह कह सकते हो या आप इसका सिंबल कह सकते हो, वो होता है THM। ठीक है, THM से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पहली बात तो। और ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक जो होता है, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक होता है। ठीक है, प्रतीक जो होता है इसका जो थर्म जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक होता है और यह 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी कि BTU के समतुल्य होता है। 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU के समतुल्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऊष्मा। थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? ऑप्शन ए निम्न तापमान, ऑप्शन बी निम्न वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी उच्च तापमान, ऑप्शन डी उच्च वायुमंडलीय दाब। तो जल का क्वथनांक उच्च तुंगता यानी कि अधिक ऊंचाई पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निम्न वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान किस में पानी को विस्थापित कर देता है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी आयतन। ठीक है, तो जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। किस में? व्यवस्थित कर देता है। ठीक है, किस में? घनत्व में, सॉरी आयतन में, आयतन में करता है। तो जब किसी पाषाण खंड को जल में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आयतन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए जल का घनत्व 1 kg पर cc, यह बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर और लास्ट ऑप्शन है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का घनत्व जो होता है वो 1 ग्राम पर cc यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है
बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? ऑप्शन ए निम्न दाब, ऑप्शन बी निम्न घनत्व, ऑप्शन सी निम्न श्यानता, ऑप्शन डी निम्न तापमान। तो बादल पानी या बर्फ़ के हजारों छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, सबसे पहली बात तो। और जो इन छोटे छोटे कणों का जो घनत्व होता है इतना कम होता है कि हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। और बादलों के संघनन के कारण बूंदें बनती हैं। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे कि बादलों के संघनन के कारण बूंद बनती हैं। और ऐसा तब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती हैं और ठंडी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी निम्न घनत्व। क्या? निम्न घनत्व के कारण बादल जो हैं वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, और चौथा ऑप्शन आपका पिघलती हुई प्लबी बर्फ। पिघलती हुई प्लबी बर्फ। तो भाप से अधिक जलन पैदा होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि भाप में बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। और गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान में तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाप। भाप से अधिक जलन होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? ऑप्शन ए अभिवहन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी चालन, ऑप्शन डी विकिरण। तो वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। ऊष्मा की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवेक्शन। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए अभिवहन। अभिवहन, एडवेक्शन। एडवेक्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। क्यों होता है? उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है या गंभीर होता है। क्यों होता है? ऑप्शन ए भाप का ताप बहुत अधिक होता है। ऑप्शन बी भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह काय को शीघ्रतापूर्वक निगमन करती है। ऑप्शन सी भाप में गुप्त ताप होता है। ऑप्शन डी शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो इसका राइट आंसर देखिए। तो बताऊं, उबलते जल द्वारा या उबलते पानी द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। क्योंकि उबलने पर जब पानी उबलेगा तो उसके उबलने पर भाप में बदलने के लिए जल के अणु अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण करते हैं, जिससे बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जल के लिए इसका मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इसीलिए इसके अतिरिक्त ऊष्मा के कारण भाप से जलने पर तीव्र कष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। भाप में क्या होता है? गुप्त ताप होता है। क्या होता है? गुप्त ताप होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? ऑप्शन ए उच्च दाब और निम्न ताप पर, ऑप्शन बी निम्न दाब और उच्च ताप पर, ऑप्शन सी उच्च दाब और उच्च ताप पर, ऑप्शन डी निम्न दाब और निम्न ताप। यहाँ पे इसका निम्न दाब और निम्न ताप। ठीक है। तो एक वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। किस पर? निम्न दाब और उच्च ताप पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में संवहन होता है? ऑप्शन ए आपका केवल ठोसों और द्रवों में, ऑप्शन बी केवल द्रवों और गैसों में, ऑप्शन सी केवल गैसों और ठोसों में, ऑप्शन डी ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी होगा, केवल द्रव्यों और गैसों में, क्योंकि किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। और संवहन प्रक्रिया जो होती है वो किस में नहीं होती है? ठोसों में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का भाषण अधिक तीव्रता से होता है? ठीक है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव्य का भाषण अधिक तीव्रता से होता है? सॉरी, यह भाषण नहीं है, यहाँ बाष्पन होगा आपका, बाष्पन होता है, बाष्पन होता है। ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी एल्कोहल, और आपका ऑप्शन डी है पेट्रोल, ऑप्शन डी पेट्रोल। ठीक है, तो किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो सबसे कम होता है और वह अधिक तीव्रता से क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका मिट्टी का तेल जो है, मिट्टी के तेल का क्वथनांक जो होता है 150 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और आपका इसका जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो आपका, एल्कोहल का क्वथनांक आपका 79 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और पेट्रोल का जो आपका पेट्रोल होता है उसका क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कह सकते हो कि एल्कोहल अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। तो उसका राइट आंसर क्या है आपका? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए मरकरी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमान, ऑप्शन सी तापमान विद्युत उत्तापमापी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत उत्तापमापी। ठीक है, क्योंकि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप विद्युत उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व में बदलाव, ऑप्शन बी गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, ऑप्शन सी पदार्थ का ऊष्मा संबंधित प्रतिरोध, ऑप्शन डी गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव। ठीक है, तो आप सबसे पहले पारा थर्मामीटर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो पारा थर्मामीटर की खोज जो थी वो 1714 ईस्वी में डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने की थी। और पारा थर्मामीटर में ताप मापने पर पारा गर्म होकर आगे बढ़ने लगता है, जिससे ताप का मापन किया जाता है। अतः आप कह सकते हो कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, कि गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। ठीक है, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर, और आपका जो है पारद थर्मामीटर, ऑप्शन सी अधिकतम पठन थर्मामीटर, ऑप्शन डी निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान, ठीक है ध्यान रखना इस चीज़ को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग जो होता है वो न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। और एल्कोहल का जो हिमांक होता है बहुत कम होता है, कितना होता है? -114 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्वथनांक इसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अधिकतम ताप मापने में उपयुक्त नहीं है, इसीलिए इससे न्यूनतम तापमान किया जा सकता है। तो राइट आंसर है आपका एल्कोहल थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने क्रियोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन बी नौसेना जहाज़ों को चलाने के लिए, ऑप्शन सी फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो आपको बताया जाएगा कि क्रायोजेनिक जो तकनीकी का उपयोग सबसे पहले
किया जाता है? तो तीव्र गति से ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में मुख्यतः जो होते हैं इस इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, क्रियोजोनिक जो आपका इंजन का प्रयोग होता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? आपका ऑप्शन ए, द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन बी, आर्द्रता मापी, ऑप्शन सी, मनोमान मापी, ऑप्शन डी, पवन वेग मापी। ठीक है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता के मापन हेतु आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है, या कह सकते हो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन ए, पायरोमीटर, ऑप्शन बी, थर्मोकपल, ऑप्शन सी, थर्मामीटर, ऑप्शन डी, थर्मिस्टर। तो यहाँ देखिए, राइट आंसर आपका पायरोमीटर, ऑप्शन ए। पायरोमीटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो पायरोमीटर कह सकते हो या पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी कह सकते हो, यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है और यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर? स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि ई अनुक्रमानुपाती T⁴। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का ताप मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, तापमान, ऑप्शन बी, दूरी, ऑप्शन सी, रेडियस, ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब। तो जो तारों का रंग होता है उनके तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो तारों का रंग जो है उनके तापमान पर निर्भर करता है। आप कह सकते हो कि जैसे सूर्य की सतह का ताप जो होता है वो 6000 के होता है। ठीक है, और वह पीले रंग का दिखाई देता है। जिन तारों का ताप अधिक होता है वे तीव्र चमकते प्रतीत होते हैं। कैसे? तीव्र चमकते प्रतीत होते हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? गैस फ्लेम, यानी कि गैस फ्लेम बोलते हैं ज्वाला को, के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ब्लू जोन, ऑप्शन बी, नॉन ल्यूमिनियस जोन, ऑप्शन सी, ल्यूमिनियस जोन, ऑप्शन डी, डार्क जोन। तो यहाँ पे आप बता दूँ आपको, इसका राइट आंसर जो होगा, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नॉन लूमिनियस जोन। नॉन लूमिनियस जोन जो होती है वो गैस फ्लेम यानी ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। इसका रंग कैसा होता है? ब्लू, यानी कि नीला रंग होता है इसका, और यह ज्वाला का सबसे भारी भाग होता है। ज्वाला का सबसे भारी भाग होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नॉन ल्यूमिनियस जोन। अगला क्वेश्चन है आपका, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हैं हमें अधिक होती हैं, तो हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? क्यों रख सकती हैं? देखिए, ऑप्शन ए आपका, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। ऑप्शन बी, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। ऑप्शन सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन डी, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमेशा अधिक गर्म रह सकती हैं, क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। तो वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, आप ये जानते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है
विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा और आपेक्षिक ऊष्मा। तो जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा हम कहते हैं, यानी कि लेटेंट हीट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। ऑप्शन ए काला और खुरदरा, ऑप्शन बी काला और मसरण, ऑप्शन सी सफ़ेद और खुरदरा, ऑप्शन डी सफ़ेद और मसरण। तो यहाँ आपको बता दूं, जब कोई पिंड काला और खुरदरा हो तब वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए काला और खुरदरा। और इस किसके नियम के अनुसार? किरचॉफ के नियम के अनुसार यह ऊष्मा का सबसे अच्छा उत्सर्जक भी माना जाता है। किसके नियम के अनुसार? किरचॉफ के नियम के अनुसार। ठीक है ना, किसके? किरचॉफ के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है। ऑप्शन बी यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है। ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ऑप्शन डी जल को गर्म करना आसान है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जिस प्रकार जल को तप्त होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसी प्रकार से इसे ठंडे होने में भी अधिक समय लगेगा। जब जल को आप गर्म करेंगे तो उसके लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और जब हम उसको ठंडा करेंगे तो अधिक समय भी लगेगा। यही कारण होता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का अधिक होना। आप कह सकते हो कि रोगियों की सिकाई, जिसे आप फर्मेंटेशन बोलते हैं, सिकाई करने के लिए तप्त जल के या गर्म जल के थैलों में जल का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, धातु की चाय, सॉरी यहाँ पे डबल मिसप्रिंट है ये थोड़ा सा। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन बी इससे बिजली का शॉक नहीं लगता। ऑप्शन सी इससे पात्र सुंदर लगता है। ऑप्शन डी इसमें स्वच्छता होती है। तो जो लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए धातु की चायदानियों से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, तो लकड़ी के हैंडल में नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि लकड़ी के चायदानियों में, उसमें धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। आप ये सभी लोग जानते हो। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए बुरादा बर्फ़ से चिपकता नहीं है। ऑप्शन बी बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन सी बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। ऑप्शन डी बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। तो मैं बता दूं आपको, बर्फ़ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे बुरादे में से होकर ऊष्मा आर पार नहीं जा सकती। अतः आप कह सकते हो कि जब बर्फ़ को चारों ओर से बुरादे से ढक दिया जाता है तो वायुमंडल से ऊष्मा बर्फ़ तक नहीं पहुंच पाती और वह पिघलने से बची रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। ऑप्शन ए घट जाता है। ऑप्शन बी बढ़ जाता है। ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे देखिए, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, जिस कारण बर्फ़ पर स्केटिंग करना संभव होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप उत्क्रमण होता है। ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक ह्रास पर। सेकंड ऑप्शन है ऋणात्मक ह्रास दर। ऑप्शन सी तटस्थ अवस्था पर, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, जब ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी होती है, आप लोग जानते हो, जब ऊंचाई पर बढ़ोगे आप तो तापमान कम होगा, तो ह्रास दर धनात्मक होगी। ठीक है, और उस समय नकारात्मक जो या नेगेटिव होती है। जब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होगी, तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी को तो ही वो कहते हैं, सॉरी, हम ताप उत्क्रमण क्या कहते हैं? ताप उत्क्रमण कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी को ही हम क्या कहते हैं? ताप उत्क्रमण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, धनात्मक ह्रास दर पर ताप उत्क्रमण होता है। तो
फ्रेंड्स आज के ऊष्मा के चैप्टर यानी कि हीट के चैप्टर के 52 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका कल कवर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो अभी जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF भी चाहते हो तो PDF का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।